नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बापूधाम मोतिहारी, जहां से वो बिहार को चुनावी साल में कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। 7,200 करोड़ की कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें कि सड़क से लेकर रेल और आईटी पार्क तक शामिल है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बिहार का दौरा है, ऐसे में ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ जानकारी हम आपके साथ साझा कर देते हैं कि इसमें कौन कौन सी वो परियोजनाएं शामिल होंगी, किन कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कैसी तस्वीर बिहार की बदलेगी। देखिए, 2025 में ये बिहार का 5वां दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बताया जा रहा है। 7,200 करोड़ की योजनाओं की सौगात अपने साथ लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंच रहे हैं आज। और इसके साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि योजनाओं की जो सौगात है, इसमें रेलवे की 5,398 करोड़ की परियोजनाएं शामिल हैं, जबकि 4 नई अमृत भारत ट्रेनों की भी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। और साथ ही प्रधानमंत्री की ओर से ये इस बात का पहले जिक्र किया जा चुका है कि वंदे भारत को पूरे भारत तक कनेक्ट करना है। तो देखिए, इसके अलावा दरभंगा और पटना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन भी किया जाएगा। दरभंगा और पटना में एसटीपीआई के लिए 63 करोड़ भी आवंटित किए गए थे, जिसको लेकर की एक परियोजना है और इसी के तहत में प्रधानमंत्री की ओर से इसका भी जिक्र होगा आज के संबोधन में। साथ ही इनक्यूबेशन सुविधा का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की 1,173 करोड़ की परियोजना इसमें शामिल बताई जा रही है। इसके अलावा पीएमएवाई के 40,000 लाभार्थियों को 162 करोड़ ट्रांसफर किए जाएंगे। और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब ऐसे में बीजेपी और एनडीए के लिए 40 लोकसभा, 243 विधानसभा सीटें और ये बिहार कितना मायने रखता है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है समझना और जानना। ये इससे भी समझा जा सकता है कि पीएम मोदी 2025 में 5वीं बार बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री का ये दौरा कई मायनों में इस वजह से भी खास हो जाता है, क्योंकि हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये डिटेल थोड़ी और आपको साझा कर देते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो 2025 के समय में बिहार का दौरा है, बताया जा रहा है। भागलपुर में 24 फरवरी को पहुंचे हुए थे, मधुबनी में 24 अप्रैल को पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा 29 मई वो तारीख थी जब पटना में भी पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी के बाद। यानी आप देखिए कैसे बिहार को साधने का प्रयास आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से ही शुरू हो चुका था, यानी 2025 के शुरुआत में। इसके बाद बात आती है 20 जून की, जब सिवान में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर थे। और 18 जुलाई यानी आज के दिन मोतिहारी में आज मौजूद रहने वाले हैं। बीते 20 सालों में तकरीबन 15 से ज्यादा सालों तक बीजेपी जेडीयू के साथ सत्ता में साझेदार रही है, लेकिन बीते कुछ दिनों से बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं चल रही है। आए दिन सरेआम हत्याओं ने कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोतिहारी दौरे से 24 घंटे पहले अपराधियों ने अस्पताल में खूनी खेल को अंजाम दिया। अस्पताल के आईसीयू में घुसकर फिल्मी अंदाज में वारदात को अंजाम देकर रफूचक्कर हो गए। पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और सिवान में सरेआम हत्या की गई है। ऐसा लग रहा है मानो अपराधियों के मन में कानून का डर ही खत्म हो गया है। सुशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब भी बिहार आते हैं तो बिहार के विकास की बात जरूर वो करते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद से ये उनका 53वां बिहार का दौरा बताया जा रहा है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बदमाशों से बेहाल है बिहार, कब होगा अपराधियों पर करारा प्रहार? आज हम इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से अब तक बिहार में जो अपराध का ग्राफ है वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है। हालांकि एनसीआरबी का जो डेटा सामने आया था, एनसीआरबी के डेटा में भी इस बात का जिक्र किया गया था, बताया गया था कि पहले के मुकाबले, यानी जब आरजेडी की सरकार हुआ करती थी, उसके मुकाबले जो गठबंधन वाली बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, इसमें फिर भी आंकड़ों में कमी आई है। लेकिन 2025 में आप देखेंगे कि कैसे महज बताया जा रहा है कि एक महीने का अगर जिक्र करें तो अब तक लगभग 50 हत्याएं हो चुकी हैं। और ऐसे में इसी को लेकर के विपक्षी दलों की ओर से तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि अगर विपक्षी दलों के पास मौका जब था तो सत्ता पक्ष के लोग हम पर सवाल उठाया करते थे, आरजेडी को घेरा करते थे, लेकिन आज जब आपकी सरकार है तो आप इसे ठीक क्यों नहीं कर लेते हैं? जब आप ये कहते हैं कि जड़ें खराब है, तो जड़ खराब होने के बाद भी
पेड़ की सिंचाई अच्छे से की जा सकती है, यानी कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सकता है। आपके पास भी तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आई, ठीक क्यों नहीं किया गया? अपराध आखिर क्यों बेलगाम होने लगा है? तो कई ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं और इसी को लेकर के हमारे साथ चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। आरजू खान जी प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही कुणाल किशोर जी प्रवक्ता जेडीयू से, भूपेंद्र यादव जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। सर, सबसे पहले सवाल मैं बीजेपी से ही करना चाहूंगी। भूपेंद्र यादव जी, आपकी सरकार है गठबंधन में, विपक्षी दल तो यह आरोप सीधे तौर पर बीजेपी पर मढ़ती है और यह कहती है कि चाहे जेडीयू और बीजेपी गठबंधन में हो, लेकिन बैकफुट से अगर देखा जाए तो पर्दे के पीछे से सरकार तो बीजेपी ही चला रही है। और अगर आपकी गठबंधन वाली भी सरकार है तो आप लोगों में आखिर सामंजस्य वो क्यों नहीं बन पा रहे कि कानून व्यवस्था में सुधार किया जा सके? ऐसा है सुरभि जी, मैं बता दूं कि पूरे बिहार के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए हमारे पुलिस प्रशासन से लेकर के हमारे लीडर जो है ना, आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय सम्राट चौधरी जी, दिलीप जायसवाल जी, ये लोग सारे लोग मिल बैठ करके लॉ एंड ऑर्डर को जो है ना दुरुस्त करने के फिराक में लगे हुए हैं। और पूरे आप देखे होंगे कि जितने भी क्राइम हो रहे हैं वो सारे के सारे डिटेक्ट हो रहे हैं। हमारे यहाँ कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं हो रहा है मेरे भाई। अब रही बात कि क्राइम का जो जनक है वो अभी जिंदा है रे भाई। वो जब तक जो है नीतीश जी के सुशासन को बदनाम करने के फिराक में ये लोग लगे हुए हैं कि कैसे एनडीए के जो है ना गलत संदेश जाए, सुशासन बाबू का जो है ना तगमा को तोड़ो रे भाई, तगमा को तोड़ो। तो ऐसे लोगों को मनसा पर बिहार की पुलिस हमारी इतना इस तरह से मजबूती से खड़ा हो गया है अब कि अब जो है ना जो भी ये क्राइम कर रहे हैं, एक एक क्राइम डिटेक्ट हो रहे हैं। कुछ लोग मारे भी जा रहे हैं, कुछ लोग जेल के सलाखे के पीछे जा रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत जल्द कंट्रोल हो जाएगी। इसमें जो है ना कहीं जो है इसमें उत्पाती लोग जो बिहार के धरती पर, बिहार के हर प्रखंडों में बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, ये लोग जो है ना सुपारी किलर, नए नए नौजवानों को जो है ना दिशा को भटका करके तैयार करके ये लोग आपसी वर्चस्व की लड़ाई में जो है ना इस तरह की काम कर रहे हैं। इसकी नकेल कसने के लिए हमारी सरकार जो है अरे जितने भी आप देखे होंगे, जितने भी क्राइम हुए हैं सबको डिटेक्ट करके जो है ना उनको जो है ना जेल के सलाखे के पीछे भेजने का काम कर रहा है। अब रही बात इस पर कि हमारे आज देश के युग निर्माण पुरुष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एकदम बिहार की मोतिहारी की धरती पर बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं और वहां से पूरे बिहार के विकसित बिहार के श्रेणी में खड़ा करने के लिए आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बक्कू से पैसा लेकर के आया है मेरे भाई। और यह बक्कू का पैसा जो है ना पूरे बिहार के निर्माण में जो है ना लगाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, ये डबल इंजन की सरकार, हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी, हमारे आदरणीय नित्यानंद राय जी और आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, सभी लोगों ने मिलकर बैठ करके यह फैसला ले लिया है कि 2030 तक जो है ना विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा करने की हमारी मंशा है मेरे भाई। और ये लोग जो भाई लोग हैं जो पीछे से ये लोग जो है ना सोच रहे हैं किसी तरह लाइन ऑर्डर को। सर, कल की घटना देखी थी क्या आपने? मंशा पर पानी फिर जाएगी मेरे भाई। सर, कल की घटना देखी थी क्या आपने? पारस अस्पताल के भीतर दिन दहाड़े घुस करके चंदन मिश्रा की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद से पूर्व डीजीपी से जब हमने बात की, यहां तक कि एडीजी के बेतुके बयान को भी हमने सुना और सुनवाया भी कि किस तरीके से कहा जाता है कि मई और जून के महीने में तो हत्याएं होती रहती है। आखिर कानून पर इतना लगाम क्यों नहीं लगा पा रहे हैं कि वो इस तरीके की बयानबाजियां दे रहे हैं और वो कहते हैं कि क्योंकि किसान इन दिनों खाली बैठे रहते हैं। इसका मतलब क्या समझा जाए सर? ऐसा है कि उनको इस तरह की शब्द की वापसी लेनी चाहिए। मैं बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, ऐसी बात बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपकी ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर को कैसे कंट्रोल करें। इसी प्रकार कोई भी गुंडा जो है ना जो अपना वर्चस्व कायम करना चाह रहा है उसको ध्वस्त करने की जरूरत है। और इसमें इस तरह की बात हम नहीं समझते हैं कि उनको करना चाहिए। वह सुलझे हुए व्यक्ति हैं। इस चीज को मैं आपके चैनल के माध्यम से खंडन करता हूं। और पूरे बिहार में जितने भी ये विपक्षी भाइयों द्वारा जो है उपजा हुआ ये क्राइम का जो है ना जगत गुरु, ये सारे जगह जो है ना एकदम अलर्ट करके ये क्राइम कराते हैं लोग ताकि नीतीश जी के सुशासन जो है ना किसी तरह बदनाम हो मेरे भाई। लेकिन इन लोगों की मंशा पर पानी फेर देगी हमारी बिहार की पुलिस। बहुत मजबूत है हमारी बिहार की पुलिस। कोई भी क्राइमर जो है ना क्राइम करके बच नहीं सकता। इनके जैसा हम लोग ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं कराते थे।
हाँ। इनके रीजन में ऑर्गेनाइज क्राइम होती थी। बहन सुरभि, इस बात को समझ लो। मैं आपको बता दूं, 118 जो है ना जातीय हिंसा हुआ था ठीक है। 1990 से 2005 के दशक में। उसके बाद जो है ना ये लोग खून के होली खेले। बिहार में जब जदुवंश जो है ना जैसे जो है ना ठीक वोटिंग है का सर, मैं क्रैक आपके पास करने लगा, लौटूंगी तो जी। इन्होंने जो है ना जदुवंश को भी हत्या ठीक है कराने सर, का एक एक काम बार में किया। सबका पहले जो रिएक्शन ले लूं, फिर उसके बाद हम डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त आरजू खान जी प्रवक्ता है आरजेडी से, वो भी जुड़े हुए। उसके बाद में जेडीयू प्रवक्ता के पास जाऊंगी। आरजू खान जी, आपने सुना बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी को, उनका तो ये कहना है कि जड़ें तो आप लोगों से शुरू हुई थी, आप लोगों ने जंगल राज को पना दिया, इसकी शुरुआत ही आप लोगों के दौर में हुई थी, तो फिर बिहार को इतनी जल्दी कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नहीं बिल्कुल ठीक कर दिया जाए, लेकिन जब शुरुआत ही ऐसी हुई है तो सर बदलाव में तो समय लगता है। देखिए, इनके सब जवाब से समझ में आया कि ये प्रवक्ता कम, ये भाषणबाजी ज्यादा कर रहे थे। बेहूदी बेतुकी टाइप की भाषणबाजी लगातार बिना रट्टा मारे किए जा रहे थे। आज 2025 में हम लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं आपके साथ, और डिस्कशन मेरी उम्र क्या है, आपकी उम्र क्या है। जो 20 साल बच्चा पहले जो पैदा हुआ वो आज रोजगार मांग रहा है, हम उस पर बात नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता उस पर बात नहीं करते हैं। क्या कहते हैं? 2005 1990 जंगल राज। आपको क्या मजबूरी है, आपकी क्या मंशा, आपकी क्या परेशानी, आपकी क्या बेचैनी है कि आपको 1990 में जाना पड़ता है? इसका मतलब यही तो समझ में आता है कि आप विजनलेस सरकार है, आपकी उपलब्धियां कुछ नहीं है, इसलिए इस तरीके के आप कसीदे गढ़ते हैं, परसेप्शन फैलाते हैं, और उसका जो चुनावी राजनीतिक जो फायदा है वो लेने की कोशिश करते हैं। हम क्यों ना बात करें शिक्षा पे, हम क्यों ना बात करें पलायन पे, हम क्यों ना बात करें प्रति व्यक्ति आय पे, हम क्यों ना बात करें यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हम क्यों ना बात करें नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट पे, हम क्यों ना बात करें ऑक्सफैम की रिपोर्ट पे। इस पे तो हमारा औचित्य बनता है ना, क्योंकि हम राजनीतिक पार्टियां हैं। लेकिन जब 1990 की आप बातें करते हैं, परसेप्शन फैलाते हैं, तो इसी से आपकी मंशा जाहिर हो जाती है। अब जरूर आए, देश में किसी ने रोका नहीं है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को आने से और चुनावी सभा को संबोधित करने से। जब जब चुनाव आते हैं उनका जग जाहिर है कि उनका प्रेम बढ़ जाता है किसी भी राज्य से, तो ये हमेशा आते हैं, आके घुट्टी देते हैं। सवाल सबसे बड़े ये हैं कि आप 2014 से केंद्र की सत्ता में हैं, 125 लाख करोड़ का पैकेज आपने दिया, 56,000 करोड़ का पैकेज आपने दिया, लेकिन आपका रिपोर्ट, भारत सरकार का रिपोर्ट कहता है कि भारत सूचकांक में बिहार पिछड़ेपन में नंबर 1 है। तो मेरा सवाल नंबर 1 कि 20 सालों से एनडीए समर्थित शासन सत्ता बिहार प्रदेश में चल रही है, हर चीजों में पिछड़ेपन का कसूरवार कौन है? इस सवाल का आप जवाब दीजिए। चलिए ठीक है। और आप इतने निकम्मे हैं जी। और आप इतने निकम्मे हैं कि अगर जगत गुरु कोई अगर जिंदा है तो इतनी आपकी काम करने की दिनचर्या इतनी घटिया के स्तर पे है कि आप उसको पकड़ नहीं पाते हैं और खुद सत्ता संपोषित करते हैं, संरक्षित करते हैं। मैं आपके माध्यम से सवाल करना चाहूंगा, नीट पेपर लीक का माफिया कहां है? बीपीएससी पेपर लीक का माफिया कहां है? बालू माफिया वो कहां है जिसने ट्रैक्टर से रोक के पुलिस वालों को मार दिया था? वो माफिया, शराब माफिया कहां है जिसने हजारों की जिसने सैकड़ों बस्तियां जला दी, जिसने हजारों भाई और बहनों की आंख को रोशनियां ले ली? वो शराब माफिया कहां है? वो चूहा कहां है बिहार प्रदेश में जो हजारों करोड़ के कुल खा जाता है? इतना बलशाली है वो चूहा बिहार का कहां है जो हजारों लाख लीटर शराब पी जाता है? और मैं ये पूछना चाहता हूं कि विदेशी शराब लाखों हजार लीटर आते हैं, वो पीता कौन? चलिए ठीक है, सवाल इस पे होनी चाहिए ना, बातें इस पे होनी चाहिए। और बात इस पे होनी चाहिए कि मोतिहारी में अगर आ रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, तो उन्होंने 2015 में कहा था कि मोतिहारी के बने हुए चीनी मिल का चाय पीऊंगा। क्या वो चीनी मिल का चाय पी पाएंगे? अभी तक तैयार है? नवादा तिलैया रेलखंड 2019 में बनके तैयार होना था, क्या वो तैयार है? बिहार में टेक्सटाइल पार्क आया था और टेक्सटाइल पार्क बिहार से दूसरे राज्यों में स्थानांतरित कर दिया गया। क्या यही उनका काम है? यही इसलिए मैं कहता हूं ये निकम्मी सरकार है, इनके पास उपलब्धियां नहीं है, हर डेटे में पिछड़े पर। ठीक है, इन उपलब्धियों को लेकर के एक बार हम सवाल पूछ लेते हैं कुणाल किशोर जी से, भी प्रवक्ता है जेडीयू से। कुणाल किशोर जी, इस वक्त आपने सुना कि आरजू खान की ओर से तो कई बड़े आरोप लगा दिए गए हैं कि जो दावे किए गए उन दावे पर खरा उतरते हुए तो आप नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हाँ, जब अपराध के ग्राफ की बात हम कर देते हैं तो फिर उसके बाद से आप याद दिलाते हैं 90 का दशक। आखिर सर 2025 में जी रहे बार बार 90 के दशक में जाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? देखिए, बिल्कुल जाएंगे 90 के दशक में, क्योंकि 90 के दशक में जो लोग शासन संभाल रहे थे वही आज विपक्ष में है।
और 90 के बाद 2005 में जब हम लोग सत्ता में आए, तब से लगातार हम लोग सत्ता में हैं। जब हमारी अकाउंटेबिलिटी चेक की जाएगी तो हम प्रीवियस सरकार का आईना दिखाएंगे। दूसरी बात, जो आरजू भाई बोल रहे थे, आरजू भाई लगातार बोल रहे हैं और बोल रहे हैं अलग अलग मैटर्स पे, तो मैं उन्हें मैटर से एरिया वाइज बात करना चाह रहा हूँ। आप बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, आप इंडियन जस्टिस रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, आप को नहीं मानते हैं, आप बिहार पे आ जाइए। बिहार पे आ जाइए। बिहार की अस्मिता भाई संस्कृति के ऊपर इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। बिहार की बात कर रहा हूँ, आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मैं बोल सकता हूँ। नहीं, मैं आपको बिहारी पे लेके आऊंगा, इधर उधर की बात नहीं करने दूंगा। नहीं कर रहा था, मैं कर सकते हैं। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं क्या एक बार सुनिए, आपको भी मौका दिया गया पूरा, नहीं करेंगे। सुनिए, भूपेंद्र जी और कुणाल जी दोनों ने आपको बहुत शांति से सुना है, तो फिर थोड़ा सा समय आप भी दे दीजिए। इनके संस्कार में, इनके राजनीतिक संस्कार में है, इनके हर प्रवक्ता इंटरप्ट करते हैं, ये भी करेंगे। मैं कह रहा हूं कि ये डीजीपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं मानेंगे, ये पटना एसएसपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं मानेंगे, ये 24 से 48 घंटा के अंदर हो रहे हर अपराध के उद्भेदन को नहीं मानेंगे। इन्हें सिर्फ एक बाजा बजाना है और ये लगातार बजाएंगे। ये सिर्फ आरोप लगाएंगे और जब सफाई की बात आएगी, हम लोग सफाई देंगे, हम लोग उसको क्लियरिफाई करेंगे, उस पर कोई नहीं मानेंगे। ये इनका राजनीतिक संस्कार है, ये करते रहेंगे और आप लगातार देखेंगे ये करेंगे। मैं बात करता हूँ अपराध की, साल दर साल अपराध घटा है। साल का डेटा आप उठा लीजिए, आप 2005 को छोड़ दीजिए, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, हर साल का डेटा उठाइए। सीआरबी का डेटा है, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट का डेटा है, हर डेटा को उठाइए। और भाई ये दावे के साथ कर रहा हूँ, अब बता दीजिए कौन ऐसा अपराधी है जो खुले में घूम रहा है, किस अपराध के बाद कौन सा अपराधी पकड़ा नहीं गया है, किस घटना का उद्भेदन नहीं हुआ है। तो सरकार और बिहार पुलिस लगातार काम कर रही है। हम लोग अपराधी के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं करने जा रहे हैं। सर, बिहार पुलिस कैसे काम कर रही है? जब चंदन मिश्रा को गोली मारी गई तो एडीजी आते हैं मीडिया के सामने और वो ये कह देते हैं कि मई जून के महीने में तो ये आम बात है, ऐसी हत्याएं तो होती रहती है क्योंकि किसान खाली बैठे रहते हैं। सुनील जी, आप तो नेशनल एंकर हैं, आपको क्रिमिनोलॉजी पढ़ना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, आप फिर डिबेट कीजिए इस पे। क्या ये ट्रेंड सिर्फ बिहार के लिए लागू होता है, पूरे देश में लागू नहीं हो रहा है? ये जो महीना है जिसमें मैक्सिमम किसान अपने खेतों का माफी करवाते हैं, बंटवारा करवाते हैं और तनाव की स्थिति में कई बार अपराध होता है। और ये कोई आंकड़ा आज का नहीं है, ये आंकड़ा लगभग हर साल, मैं पिछले 20 साल 25 साल के हर स्टेट के आंकड़ा को मैं आपके सामने रख सकता हूँ, जिसमें इस दौर में क्राइम बढ़ा है। ये क्रिमिनोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप कुंदन कृष्णन साहब जो हमारे एडीजी हैं, उनके दशकों के ट्रैक रिकॉर्ड को एक शब्दों से सबोटेज करिएगा तो ये नहीं चलेगा। उनके ट्रैक रिकॉर्ड को कोई नहीं काट सकता है और उन्होंने एकदम सही ट्रैक रिकॉर्ड को नहीं काट सकता। आप खुद कह रहे हैं कि इतने सालों का उनका तजुर्बा है, तो सर तजुर्बेदार इंसान क्या इस तरीके की बयानबाजियां देंगे? वो ये कह देंगे कि किसान खाली बैठे, बिना जांच के आप ये तय कर देंगे कि गोली किसने मारी है, क्राइम किसने किया है? सुरवीर जी, मैं बता रहा हूँ, ये बताएं क्या मैं किसान नहीं हूँ? मैं खेती नहीं करता हूँ। किसानी का मतलब ये होता है तो आप हत्यारे हैं सर, हत्यारे हैं आप? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हर किसान हत्यारा होता है? तो सर ये तो एडीजी को सोचना चाहिए ना, एडीजी को सोचना चाहिए ये बात। एडीजी ने बिल्कुल सही बात कहा और एडीजी ने सिर्फ इतना ही कहा। अच्छा, आप समर्थन करते हैं कि किसान खाली बैठे हैं तो वो ऐसे क्राइम करते रहते हैं? नहीं, इसको आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप इसको डाइल्यूट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही बात कही। ये वक्त जो है मई जून का, जिसमें अधिकतर किसान खेती का माफी करवाते हैं, खेती का बंटवारा कराते हैं। और किसान हर वो व्यक्ति है जो खेती कर रहा है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, किसी पेशा में हो, अगर वो खेती कर रहा है तो वो किसान है। और उन्होंने एक सिंबॉलिक शब्द का इस्तेमाल किया। अगर आप उस शब्द को गलत अर्थ में लेते हैं, किसान से जोड़ते हैं, तो मुझे इस बात का तकलीफ है कि आप राष्ट्रीय मीडिया होते हुए इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए आपको। और रही बात ट्रैक रिकॉर्ड का, तो मैं बोलता हूँ क्रिमिनोलॉजी का आप स्टडी कराएंगे, फिर सब एक डिबेट कराएंगे और मैं इसी चैनल पे बैठूंगा और बताऊंगा कि कैसे मई और जून के महीने में पूरे देश में क्राइम बढ़ता है। तो सर क्राइम कंट्रोल कौन करेगा? आप ये कह के दरकिनार कर देंगे कि आप नेशनल चैनल है तो आप ये नहीं कह सकते, आप मतलब नहीं निकाल सकते? एडीजी खुलेआम ये बात कह सकते हैं। आरजू जी, मैं 1 मिनट आ रही हूँ आपके पास, 1 मिनट आ रही हूँ, क्योंकि आपने जिस तरीके के शब्द का इस्तेमाल किया है सर, नहीं सुनिए सर सुनिए, आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है कि पहले क्रिमिनोलॉजी पढ़िए। सर, हर मैटर के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल डिटेल में तो कोई इंसान वैसे ज्यादा नहीं, जिसकी सरकार होगी, जिसकी सरकार में ये अपराध होगा उससे सवाल पूछा जाएगा।
सरकार आपकी है, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि एडीजी इतने बड़े सर इतने बड़े अधिकारी होकर इस तरीके का बेतुका बयान देंगे तो सर बयान को तो करना जरूरी है। बयान नहीं है, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया, ये टाइम फ्रेम को समझिए, मई और जून का महीना चाहे किसी साल तो मई और जून के महीने में सर होता क्यों है, पुलिस क्या कर रही होती है? भाई उसका रीजन बता रहा हूं ना, जमीन का माफी होना, घर का बंटवारा होना, ये सारे चीजें ऐसे हैं जिसमें आपसी विवाद बढ़ता है और आपसी विवाद में मैक्सिमम सर आपसी विवाद बढ़ता है। पूर्व डीजीपी भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और उन्होंने भी हमसे ये कहा है, उनका ये साफ तौर पर ये कहना था, ये वीआईपी कल्चर की देन है जिस वजह से आम जनता को सुरक्षा नहीं मिल पाती है, क्योंकि नेताओं को हर जगह एस्कॉर्ट करने के लिए पुलिस वाले चाहिए होते हैं, तो फिर आम जनता की सेवा करने के लिए उनके पास समय कहां है? ऐसा किसने कहा है? क्या थाना खाली हो गया? गश्ती नहीं हो रहा है, 112 की गाड़ियां नहीं जा रही है? तो ये आप बताइए ना सर, फिर ग्राफ ये बढ़ता कैसे चला जा रहा है? 2025 के आंकड़े आरजू जी क्या कहेंगे? मैं तो दावे के साथ कर रहा हूँ, आप आंकड़े के साथ बात करिए ना, ग्राफ किस बात? अगर ये खामोश हो जाए तो मैं आपके सवाल का जवाब किस चीज का पेश करूं मैं आपको? खामोश हो सर आंकड़े किस चीज का पेश? सर बता दीजिए, 2023 तक छठे स्थान पर पूरे भारत में रहा है बिहार अपराध के ग्राफ में, हत्याओं के मामले में। सर जनसंख्या में हम दूसरे स्थान पे हैं, अपराध में छठे स्थान पे, और छठे नहीं है हम लोग। सर 2022 में यही बिहार दूसरे नंबर पर था। सर आप लोग मत कीजिए, एनसीआरबी का डेटा इस वक्त मेरे पास है, एससीआरबी का भी डेटा 2025 की बात अगर करें सर, 2025 की बात करें, बीते एक महीने में 50 हत्याएं हो चुकी है। एससीआरबी का भी डेटा हमारे पास है। और क्या अपराध सिर्फ बिहार में हो रहा है? आप जहाँ बैठी हो वहाँ एक भी अपराध नहीं हो रहा है, तो अपराध सुन किया जा सकता है? जी आरजू जी, अपराध को सुनने क्या मैं इन्हीं को सुनने के लिए बैठा हूं इतने देर तक? नहीं ठीक है आरजू जी, आप बोलिए बोलिए आरजू जी। कल्चर है, इनकी संस्कृति है, जिस गठबंधन के साथ हैं उन्होंने देश के किसानों को ये खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहते हैं, उनके राहों में किले ठोक देती है, ये इनका कल्चर है। और यही इनका कल्चर ये करवा रहा है एडीजी कृष्णानंद कुंदन से, कि देश के जो प्रदेश के जो हमारे जो किसान है वो क्रिमिनल है, वो दिन को जगह पिलाने वाले कुंदन कृष्ण नहीं है, याद रखिए। बीच में आ गए, ये कौन सी संस्कृति है? कौन सी संस्कृति है? बीच में बोलने लगे आप, ये कौन सी संस्कृति है? आपकी संस्कृति हमको पता है, मनोहर धाकड़ वाली है, जो कुत्तों की तरह संभोग करता है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ आपकी संस्कृति। और आप बात करते हैं किसानों को, आप ऐसे कहते हैं, आरजू जी और आप शब्दों का सही इस्तेमाल करें सर। नहीं मैं सही आप एग्जांपल दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन शब्दों को थोड़ा ठीक से चयन कीजिए। अभी इसी तरीके की बातें सुनते हैं। मैं मैं कस्टोडियन नहीं हूं, मैं एकदम सही बात कर रहा हूं। आप लोगों को सुनने के लिए बैठा हूं, बिहार की बात करिए ना। मैंने नेवादा तिलैया रेलखंड के बारे में कौन बना दिया प्रवक्ता? कौन तुमको प्रवक्ता बना दिया? इस तरह की बात होती है टीवी चैनल से, क्या बात करते हो आप? चुप रहिए, मुझे बोलने दीजिए, इंटरप्ट मत करिए, इंटरप्ट मत करिए, बदतमीजी मत करिए। प्रज्वल रवन्ना आप ही का था ना? प्रज्वल रवन्ना आप ही का था ना? आप ही का था ना प्रज्वल रवन्ना? क्यों आप इससे चुप कर रहे हो? आप क्यों दूर करते हैं? तेजस्वी क्यों करते हैं? बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी मत करिए। कितने देश के अपराधी हैं? भूपेंद्र जी आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, कृपया शब्दों का चयन एक दूसरे के प्रति सही रखिए। जनता पार्टी बदतमीजी मत करिए, आप बदतमीजी मत करिए। जितने भ्रष्टाचारी और अपराधी देश के प्रधानमंत्री ने जिनको कहा वो पार्टी तुम्हारा लालू कैबिनेट के मंत्री है और आपके मुख्यमंत्री तुम्हारी लालू की पार्टी है, मुख्यमंत्री है। पूजने वाले लोग आप चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, बोलिए पूज करके इंटरप्ट मत करिए। बिहार पे बात करिए, अरे बिहार पे बात करिए, घर ताजिया पूजने वाले लोग, तुम लालू के बल पर कूदते हो। अरे भूपेंद्र जी शब्दों का इस्तेमाल कृपया करके सही शब्दों का चयन करें। आप ऐसे नहीं, ऐसे नेशनल टेलीविजन पे बैठ के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते भूपेंद्र जी। कोई अधिकार नहीं है। देखिए मैंने आरजू जी को भी टोका है, आपको भी टोक रही हूँ, कृपया ऐसे शब्दों का चयन ना करें। मीट बेचने वालों, गाय की पूजा करके गाय के नाम पे कारोबार करने वाले लोग गाय खाने वाले क्या बात करके सिखाओगे? गाय खाने वाला तुमको सिखाओगे? आपकी बात नहीं टीवी चैनल पर। गाय खाने वाले, आपको गाय खाने वाले, बदतमीजी मत करिए, तुम लोग बदतमीजी मत करिए। अल्लाह तुम काम करने वाले हो, व्यापार करने वाले हो,
आरजू जी, भूपेंद्र जी, जनता आपको नहीं सुन पाएगी अगर दोनों लोग एक साथ बोलेंगे, कोई नहीं सुन पाएगा। आरजू जी, मैं दोनों लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दोनों लोग प्लीज एक एक करके अपनी अपनी बात रख लीजिए। आरजू और भूपेंद्र यादव जी, आरजू खान जी, भूपेंद्र यादव जी, दोनों लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक एक करके बात रखिए सर। सर, जनता सुन नहीं पाएगी, नहीं समझ पाएगी सर। कौन है तौसीफ जो हत्या किया है कल पारस हॉस्पिटल में? तुम्हारा भाई है, तुम्हारा कौन है? तुम्हारा है, तुमने तेजस्वी कैसे किया है? वो तुम्हारा भाई है। अरे कारोबार करने वाले, गाय के नाम पे कारोबार करने वाले, गाय के नाम पे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे चंदा लेने वाले, आप समझाओगे, आप हम समझाओगे, आप समझाओगे। अरे मुल्ला, तुम तो जो है ना मुल्लागिरी करके सारे लोगों का जितना पसमंदा था उसका हक खा गया। क्या बात करते हो? जमीन बेच लिया, उस पूरे पसमंदा समाज को तुम लोग भूपेंद्र जी बेच दिया। अरे मुल्ला तुम क्या बात? भूपेंद्र जी, आरजू खान जी शांत हो चुके हैं। सुनिए भूपेंद्र जी, आरजू खान जी शांत हो चुके हैं, एक एक करके बात रखिए ना सर। शब्दों का चयन कृपया करके आप दोनों लोग प्लीज सर। भूपेंद्र जी, आरजू खान जी, ठीक है, सुन तो लीजिए सर, वो शांत हो गए हैं। भूपेंद्र जी, आप नहीं सुन रहे हैं, वो शांत हो चुके हैं सर। उनको मैंने पहले ही टोका है। ये कुत्ता कितना बात करता है टीवी चैनल? सर, उनको मैंने पहले ही टोका है। आप भी कृपया करके अपने शब्दों का चयन ठीक रखें सर। नेशनल टेलीविजन पे आप लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं। तुम चिंता नहीं है और तुम्हें बात करना, तुम किससे बात कर रहे हो? ठीक है, पीसीआर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया इन दोनों का ऑडियो कुछ देर के लिए डाउन कर दिया जाए। इन दोनों के पास हम जाएंगे। हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता कुणाल किशोर जी भी लगातार बने हुए। कुणाल जी, देखिए, हम दोनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहां तक कि हम अब तीनों को यह कह रहे हैं कि अपने अपने शब्दों का चयन ठीक रखें, क्योंकि आप राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हुए हैं, लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं सर कैसी छवि जा रही है। मैं आपसे अब दोबारा से सवालों पर लौटूंगी और मैं ये जानना और समझना चाहूंगी सर, ठीक है, अगर जब हम आपराधिक डेटा का जिक्र करते हैं, यह भी दावा किया जाता है, कहा जाता है कि पहले के मुकाबले जनसंख्या बढ़ी है, उसके मुकाबले देखा जाए तो प्रति लाख लोगों में हत्या की दरें कम हुई हैं सर, लेकिन महज 2025 में ही सर, 2025 में सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है, सबसे ज्यादा मामले अब तक सामने आए हैं हत्याओं के। ठीक है, प्रति लाख आबादी अपराध दर की भी बात करें तो बिहार का प्रति लाख अपराध दर देश के 17 अलग अलग राज्यों, 16 अलग अलग राज्यों से कम। इसी से आकलन करिए कि बिहार का अपराध दर 17वां पोजीशन है पूरे देश में। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट को उठा लीजिए आप। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट न सिर्फ अपराध बल्कि पुलिस प्रशासन, जेल मैनुअल्स, जुडिशरी सबको मिलाकर इंडियन जस्टिस रिपोर्ट बनता है। और इंडियन जस्टिस रिपोर्ट भी हमें लगातार बेहतर मार्क्स के साथ बेहतर स्टेट की कैटेगरी में रखता है। तो आप किसी सिलेक्टिव घटना को लेकर अगर अपराध का माहौल बनाएंगे तो प्रदेश को जंगल राज या फिर अपराधियों का राज बताएंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग प्रतिकार करेंगे। आप फैक्ट एंड फिगर्स के साथ आइए। अगर आप 10 दिनों के घटना का तुलना कर रहे हैं, 10 दिनों का घटना बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, हर स्टेट का करिए, मैं करने को तैयार हूँ। ठीक है सर, तो ठीक है, आंकड़े ही मैं आपके सामने रख दे रही हूँ। 2019 में कुल अपराध के मामले 2,69,096 दर्ज किए गए, 2004 की तुलना में दुगने से अधिक है। हालांकि जनसंख्या वृद्धि का ध्यान अगर रखा जाए तो 2004 की अगर हम बात करते हैं, वहां से लेकर 2019 तक के सफर में बिहार की आबादी 50% तक बढ़ी। इसमें 133% अपराध का ग्राफ भी साथ ही साथ बढ़ गया। और आप 2025 का जिक्र कर रहे हैं सर, 2025 में आप ये भी तो देखिए कि सर अगर महज एक महीने का हम डेटा उठा के देखिए, अगर बीते एक महीने में इस तरीके से आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, बहुत जल्द विधानसभा चुनाव है, आपको नहीं लगता कि इसका नुकसान आपको चुनाव में हो सकता है? सुरभि जी, आप बहुत सीरियस डिबेट करा रही हैं। मेरा अनुरोध होगा आपसे, जब अपराध का आप डिबेट अगली बार कराएंगे तो साथ में बिहार पुलिस का ट्विटर हैंडल पे भी वो निवेदन का डिटेल दिया होता है हर घटना का, उसका भी एक बार जिक्र करेंगे। आपको समझ में आएगा कि हर घटना को देखिए, सिंपल बात है कि जो अपराध स्पोटेनियस है, जो लगातार त्वरित होने वाली घटना है, उसको रोका जाना संभव नहीं है। आप हमारे एसटीएफ के ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए, अभी बीते 15 दिन में 16 अलग अलग अपराधियों को पकड़ा गया है जो अपराध की योजना बना रहे थे। तो ये हमारा प्रिवेंशन का पार्ट, और हम लोग प्रिवेंशन पे भी काम कर रहे हैं। डिटेक्शन का पार्ट, कोई एक घटना आप मुझे बता दें जिसपे कि अपराधियों को बाहर घूम रहा हो, जिसपे एक्शन नहीं लिया गया हो, और हम लोगों ने ब्लाइंड केस को पकड़ा है। कई ब्लाइंड केस आप देखे होंगे
जिसमें अपराधी कौन है पता नहीं, घटना कैसे हुआ पता नहीं, बावजूद उसके बिहार पुलिस ने अपने तकनीकी विशेषज्ञता की बदौलत न सिर्फ अपराधियों को धर दबोचा है, बल्कि क्राइम में शामिल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी लोग रहे हैं उन्हें भी सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। मैं सकारात्मक डिस्कशन करना चाहता हूँ, हमारी पार्टी चाहती है कि अपराध पे भी चर्चा हो, लेकिन जिस तरह से ब्रांडिंग किया जा रहा है बिहार को कि अपराधियों का गढ़ हो गया, इससे हमें बुरा आपत्ति है। आप जब बिहार की तुलना 10 दिन का करें, एक दिन का ही कर लें, मैं चाहता हूं कि इसी एक दिन में आप बंगाल का भी तुलना करें, यूपी का भी करें, झारखंड का भी करें, जो हमसे जुड़ा हुआ प्रदेश है उसी का तुलना कर लें। हम लोग करने को तैयार हैं, लेकिन आप ये बताइए कि मीटर के हिसाब से आप देखेंगे 1 घंटा में 2 हत्या, 1 घंटा, तो अपराध शून्य नहीं किया सकता है। सुरेश जी, इस बात को समझना होगा, अपराध मानवीय प्रवृत्ति है, इसे शून्य नहीं किया सकता है, लेकिन अपराधियों के प्रति 0 टॉलरेंस हम लोग रखते हैं, हमेशा रखेंगे। अपराधियों का संपत्ति जब्त किया जा रहा है, अपराधियों को जेल के अंदर डाला जा रहा है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत है, चार्जशीट का रेट, कन्विक्शन का रेट, हर मामले में हम लोग भूपेंद्र जी जेडीयू की ओर से तो हमने सुन लिया है कि लगातार अपराध पर लगाम लगाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, लेकिन इसे शून्य नहीं किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों की ओर से हर मौके को लपक लिया जाता है। अब बीते 10 दिनों के आंकड़े, बीते 1 महीने के आंकड़े बार बार उठाए जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तेजस्वी यादव भी ये सवाल पूछ रहे हैं। तो आखिर सर, क्या विधानसभा चुनाव में इसका नुकसान वाकई नहीं होगा बिहार में? आप लोगों को जनता पूछेगी नहीं क्या कि हमारी सुरक्षा का क्या जिम्मा आप लेंगे, और जिम्मा लेंगे तो कैसे? बीते 1 महीने का डेटा तो वो भी आपके सामने लेके आ जाएंगे। मैं आपको इस बात पर जवाब दे दूं। हाँ, हमारे प्रदेश के अंदर में ये क्राइम जो भी हो रहे हैं, ये आपसी विवाद की वजह से हो रहा है। ये इस तरह से इन लोग का आपसी वर्चस्व जो है ना, ये वर्चस्व की लड़ाई और कुछ जो है ना संपत्ति की लूट की लड़ाई हो रही है। तो इसमें हमारी बिहार की पुलिस जो है ना त्वरित कार्रवाई करते हुए, आप देखे होंगे कौन सा कांड है जिसमें जो है ना डिटेक्ट नहीं हुआ है, ये हम जानना चाहते हैं। ये जब हमारे लालू प्रसाद जी का सरकार था तो मैं सुना हूं, मैं वहां था 95 के दशक में, जब ये लोग मर्डर कराते थे तो क्रिमिनल वहां पहुंचता था, कहता था कि हुजूर फन्ना के मर्डर हो गया है, तो कहते थे कि रे देख लिया हमार लड़का माँ एक कुछ हो के ना चाहिए। तो इस तरह का क्राइम हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं कराते हैं। ये लोग ऑर्गेनाइज क्राइम का जनक है मेरे भाई। ये क्राइम पर जो है ना बोलने का इनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है। यदि एक तो दूसरी बात मैं बता दूं, ये सिस्टम में बात करते ही नहीं है, बेशरम बेतुका कुत्ता की तरह। ये कौन सा लैंग्वेज ये राजद का प्रवक्ता सीख करके आता है टीवी चैनल पर सुबह सुबह उठ करके, ये औरत की तरह जो है ना गाली देने की बात करता है। ये बहुत दुखद है मेरे भाई। एक सभ्य आदमी जो है ना इस तरह का डिबेट कर ही नहीं सकता है। मैं बता दूं सुरभि जी कि अब आइए हमारे बिहार के कैसे उन्नति हो, हमारा बिहार कैसे विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा हो, ये कैसे जो है ना आगे बढ़े। हमारा डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज जो है मोतिहारी की धरती पर इतना ना जबरदस्त सौगात लेकर के वो जब आते हैं बिहार की धरती पर, बिहार की चिंता करते हैं और बिहार कैसे हमारा उन्नति की ओर जाए, हमारा नौजवान कैसे आगे बढ़े, हमारा प्लान कैसे रुके, ये सारी चीजों पर चिंतन मंथन चल रही है। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारे डबल इंजन की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी, दिलीप जायसवाल जी, नित्यानंद राय जी और विजय सिन्हा जी। अब मैं आपको बता दूं कि आज जो है 5300 करोड़ का जो है ना लागत से रेलवे की परियोजना बन रही है मेरे भाई। अभी आप देख लीजिए 4700 करोड़ का दरभंगा में नरकटियागंज में, फिर उसके बाद में 1100 करोड़ का जो है ना लागत से जो है ना सड़क की योजनाएं बन रही है। उसके बाद 63 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी से जुड़ी जो है ना योजना पर जो है ना हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। पीएम आवास योजना के तहत 162 करोड़ रुपया 4000 घर वाले को जो है ना घर देने का काम कर रहा है, पैसा देने का काम कर रहा है। जनता पे कोई एहसान है क्या? सर, जनता पे कोई एहसान है क्या? अगर जनता वोट देकर के चुन रही है सर, वोट देकर अगर आप लोगों को चुन रही है, जनता ने सेवा करने का मौका दिया है तो सेवा तो करेंगे ना सर, लेकिन उसको इस तरीके से बार बार गिनाते रहना सर, ये तो एहसान की तरह हो जाता है। नहीं, एहसान नहीं है सुरभि जी। बहन सुरभि, मैं बता दूं, ये जनता का फंडामेंटल राइट्स है। हमारे बिहार की जनता की ये राइट्स बनता है कि उसको किस तरह से जो है ना विकास हो, उनकी राइट्स में है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं।
ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के सूझबूझ है। यूपीए 1 यूपीए 2 में इन लोग की सरकार थी भाई दिल्ली के अंदर में। आप ही बताइए सुरभि जी, 55 साल कांग्रेस राज किया इस देश पर, क्या दिया बिहार को, क्या किया बिहार के नौजवानों के लिए? प्लान ही प्लान, क्राइम ही क्राइम। यही तो इन लोगों का जो है ना इतिहास रहा है। और इन लोगों ने क्राइम करने वाला ये बता रहा है कि क्राइम हो रहा है। ये बताइए, ये हमारा जो है ना बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद जी राज पर राजनीति करते थे सुरभि जी, आपको मालूम नहीं है? हम लालू प्रसाद जी को बड़ी नजदीक से देखा हूं। हम 89 में जो है ना ग्रेजुएशन कर गए थे। ये क्या पता है इनको? हम लालू जी के साथ रहे। लालू जी तो कहते थे कि भाई जी लोग भाषण पर खुश रहेला, सुविधा भोगी नहीं थे, रोड बनावे तो पुलिस आ गया हो। इस तरह की ये बात करते थे लोगों के बीच में। और 3 गो भाषा ही बोल करके सुरभि जी बिहार पर राज कर लिए 15 साल। ये कहते थे कि लागल लागल झुलनिया में धक्का बोला मकला करता चला। ये दूसरी बार जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी 2014 के बाद, तो ये कहने लगे कि नरेंद्र मोदी को जब जदुवंश को भैंस नहीं पटक सकता तो नरेंद्र मोदी को कैसे पटकेगा? ये इस तरह की बात कर करके लोगों को रूल जुलूल बात में फंसा करके बिहार के जदुवंश और मुसलमान भाइयों को भी जो है ना कैरियर चौपट कर दिया ये आदरणीय लालू प्रसाद जी। ये लोग जो है 960 करोड़ का जो है ना सजाया पथ है भाई, कन्विक्टेड है। इनका बेटा भी लैंड फॉर जॉब में पूरे परिवार जा रहा है। इन लोगों को बोलने का, क्राइम से लेकर के घोटाला पर बोलने का इनके पास नैतिक अधिकार नहीं है। एक भी, मैं पूछ रहा हूं सुरभि जी चैनल के माध्यम से, ये बताए आरजू खान और राजद के लोग तेजस्वी जी से मैं पूछना चाहता हूं, एक भी घोटाला पकड़ा गया क्या बिहार के अंदर में? आज तक ये लोग 15 सालों से विपक्ष में है, 20 सालों से, आज तक कोई घोटाला बता दे कि आदरणीय नीतीश कुमार जी और डबल इंजन की सरकार में घोटाला हुआ है? ये लोग घोटाला का जनक है रे भाई। इसीलिए बिहार की जनता कांग्रेस को 65 सालों से बिहार की धरती से बाहर रखा और इनको जो है ना 20 सालों से बाहर रखा। ये जब आएंगे कि नहीं तो जनता का सारा फंडिंग का पैसा ये लोग खा जाएगा। ये लोग विकास नाम का ब नहीं जानता है। ये लोग कहता है कि विकास करोगे तो विनाश हो जाएगा। आरजू खान जी से आपने बहुत सारे आरोप लगा दिए भूपेंद्र जी, आरजू खान जी से भी इसका जवाब ले लेते हैं। आरजू जी, बहुत सारे देखिए सवाल तो उठा दिए गए हैं कि जब आप लोग के पास मौका था तो आप लोगों ने सेवा नहीं की, इसीलिए तो जनता ने आपको दोबारा मौका ही नहीं दिया और अब आप लोग सत्ता में वापसी के लिए तरस रहे हैं। और अब जब जो गिनतियां आप गिना रहे हैं, आंकड़े पेश कर रहे हैं, पहले जड़ों को आपने ठीक कर दिया होता तो आपको हक था। तो रवि जी, मैं आपसे यकीन करूंगा कि कम से कम जितने दोनों प्रवक्ताओं के आपने वक्त दिया मुझे भी जरूर दीजिए। बिल्कुल सर। मैं कहता हूं कि ये कौन सी संस्कृति है? ये तो अंग्रेजों की संस्कृति है या संघीय मानसिकता की संस्कृति है कि आप कहते हैं कि कौन सा भ्रष्टाचारी है। देश के प्रधानमंत्री ऑन रिकॉर्ड है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो और जगह हो, जिसको भ्रष्टाचारी कहते थे, जिसको जेल की सलाखों को पीछे डालने की बात कहते थे, इलेक्शन के बाद उनके साथ वो मिल जाते हैं और उनको मिलाने के बाद अपने कैबिनेट का मंत्री और यही तक नहीं सीएम तक बनाते हैं। उसमें हेमंत विश्व शर्मा हो, छगन भुजबल हो, अजीत पवार हो, चाहे जेजेपी के जो है आपके हरियाणा वाले लोग हों। तो ये बताइए कि ये कौन सा पैमाना है कि आप कहिएगा, एक तरफ गाली दीजिएगा और जितने भी भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे वो सब दूध के धुले हो जाएंगे। तो ये है सबसे पहले भ्रष्टाचार पे आपकी बातें। दूसरी बात, जो मैंने प्रज्वल रवन्ना की बात की, मैं नीरव मोदी की बात करूंगा, मैं विजय माल्या की बात करूंगा, मैं मनोहर धाकड़ की भी बात करूंगा, ये सब किसके हैं? ये तो सब भारतीय जनता पार्टी के हैं ना। देश में इससे पहले संस्कार चलता था क्या कि आप टैक्स दीजिए देश को, नीरव मोदी, विजय माल्या और प्रज्वल रवन्ना बनकर चले जाइए, जाके कनाडा में बैठिए, जाके अमेरिका में बैठिए, इंग्लैंड में बैठिए। तो इससे पहले ऐसी सरकारें नहीं करती थी। तीसरी बात, ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अभी पश्चिमांदा भाइयों की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ एक मुसलमान की मुंडी काटने की बात कर रहे थे कि तुम्हारी मुंडी काट दी जाएगी। ये है इनका प्रेम और यही है अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, जो एक तरफ हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगा के देश में कब्जा करके बैठना चाहते थे और जैसे ही इन्होंने एक मुसलमान प्रवक्ता को देखा, ये कहते हैं कि तुम्हारी मुंडी काट ली जाएगी और ये संस्कृति हमको सिखाते हैं। मैं कहता हूं 2025 में हम लोग डिबेट कर रहे हैं। तुम पे भी बता दो ना कि मैं क्या बोला पहले। मेरी बात पूरी नहीं होगी सुरभि जी, मेरी बात पूरी नहीं होगी सुरभि जी। सुनिए, अगर कहिए तो मैं चुपचाप बैठता हूं, आपके डिबेट में मैं बैठता हूं। उनको बोल लेने दीजिए, उनको मैं रोकूंगी। जहां वो ऐसे किसी भी अपशब्द का इस्तेमाल करेंगे रोका जाएगा उन्हें। सुरभि जी गलत बातों का डिबेट ना कराइए। ये क्या बोला पहले, तब मैं बोला हूं
भूपेंद्र जी, तो सबसे पहले मैंने उन्हीं को टोका था, मैंने उन्हीं को रोका था कि आप शब्दों का चयन ठीक से कीजिए, फिर आप भी उसी चीज पे उतर आएंगे तो मैं किसको रोकूंगी? आप बताइए मुझे, उनमें आपके मत क्या हो जाएगा सर? ठीक है भूपेंद्र जी, 2 मिनट का समय, ठीक है। आरजू जी, आप पॉइंटर्स पे बात कीजिए, आप उन पर टारगेट मत कीजिए, आप पॉइंटर्स पे बात कीजिए। अच्छा, अजब हाल है, ये लगातार फिर मुझे बोलने से रोकती है और आप कहती है कि मैं उनको खराब परेशान कर रहा हूं आपको। आरजू जी, शुरुआत देखिए जब आपने उस शब्द की इस्तेमाल किया था तो मैंने आपको रोका था, भूपेंद्र जी को भी रोक रही हूँ, आप दोनों लड़ना बंद करके मुद्दे की बात कर लीजिए सर। मैं आज आता हूं, बोलिए मुसलमान प्रवक्ता का सर कहाँ काटिएगा, कौन चौराहे पे काटिएगा? भूपेंद्र जी और आरजू जी कुर्सी छोड़ दो क्या मैं? सर कुर्सी छोड़ दो क्या मैं? सर मैं यादव जी चली जाती हूँ, आप भूपेंद्र यादव जी बात सर। सुनिए, भूपेंद्र यादव जी आप हमसे वरिष्ठ हैं, आप हमसे उम्र में बड़े हैं, मेरी बात को पूरा करने दीजिए। एक मिनट भूपेंद्र मेरी जी, बातों को पूरा करने दीजिए भूपेंद्र जी, मेरी बातों को पूरा करने दीजिए। आप हमसे वरिष्ठ हैं। अरे सही बात को रखो, मैं ये तुम तड़ाक की कौन सी परिभाषा है? ये तुम तड़ाक की कौन सी परिभाषा है? अरे कोई नहीं, आप जो बोल रहे हो आप कौन सी ये परिभाषा आप इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं, सही बोला भाई, आप जिस तरह से बात करते हो ना, आपको बोलने का जी, मैं अपनी बात को पूरा नहीं करूं, मैं अपनी बात को पूरा नहीं करूं, शैली को सुधार लीजिए। बाकी सुरभि जी, मैं अपनी बात को पूरा नहीं करूं। अरे हम गांधीवादी लोग हैं। आरजू जी क्या करूं? मैंने तो कह दी कि कुर्सी मैं छोड़ दूंगी, आप सुरभि जी मेरी बात को नहीं पूरी कर दी जाएगी, बात होती रहेगी, आप लोग पहले अपने निपटारे कर लीजिए। करना चाहता है भूपेंद्र जी, हिंदुस्तान सुनिए, की भूपेंद्र जी कर रहे हो, ये गलत चीज है। ठीक है, किसी के अलग ठीक है भूपेंद्र जी, ये छोड़ दो मेरे भाई। भूपेंद्र जी, आरजू जी अभी भी शांत हो चुके हैं, मैं आपसे भी सर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सर शांत हो जाइए, सर शांत हो जाइए, मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। हार जब दिखेगा तो आप लोग इसी तरह की बात करते हो, बेतुकी बात। सुनिए भूपेंद्र जी, पढ़ाओ ना, आप पूछो ना कानून क्या क्या है। सुरभि जी, मैं आपके डिबेट से चला जाऊं, मैं आपके डिबेट से चला जाऊं सुरभि जी, मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा। सर मैं क्या करूं, मैं कुर्सी छोड़ दूं? सर आप दोनों शांत नहीं हो रहे, आप दोनों शांत नहीं हो रहे, मैं आप दोनों को तब से शांत करने का प्रयास कर रही हूं। भूपेंद्र जी 2 मिनट रुक जाइए, पीसीआर भूपेंद्र जी का ऑडियो प्लीज होल्ड करके डाउन कर दीजिए। भूपेंद्र जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, प्लीज सर, जहां वो गलत शब्द पे अगर जाते हैं, मैंने उनको पहले भी टोका था, आगे भी टोकूंगी। सर कम से कम आप तो उस चीज को मेंटेन कीजिए। उन्होंने जब एक पहला शब्द इस्तेमाल किया, मैंने उसी वक्त उनको टोक दिया था, उसके बाद वो चुप भी हो गए थे। इस बात को बढ़ाने का मतलब नहीं है सर। ठीक है आरजू जी, बात पूरी कीजिए। ये क्या बोल गए? देखिए, हम गांधीवादी संस्कृति को मानते हैं, हम समाजवादी संस्कृति को मानते हैं। अगर ये एक मुसलमान प्रवक्ता का सर काटना चाहते हैं तो ये जगह बता दे, मैं आ जाऊंगा सर। और सर प्लीज अब दोबारा नहीं सर कर दूंगा। सर आप आगे बढ़िए सर। उन्होंने सर उस चीज के लिए मैंने उनको टोका था। पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार इस तरह एक मुसलमान प्रवक्ता की मुंडी काटना चाहते हैं। आप मुसलमान प्रवक्ता की मुंडी काटना आरजू जी, ये तो वही बात हो गई ना कि आप भी कहीं ना कहीं जानबूझ के मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे, मुद्दे पे बात नहीं कर रहे। मैं अपना सर आपके सामने झुकाता हूं, आप काट लीजिए मेरा सर। सर आप अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए ना कि आप लोग आने वाले चुनाव में क्या कुछ करना चाह रहे हैं, जनता को कैसे भरोसा दिलाएंगे। सर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर सर ऐसे काम नहीं चल पाएगा। 2025 में हम डिबेट कर रहे हैं सुरभि जी, उसके बाद भी अगर आपको 1990 में जाना पड़ता है तो आपकी सिस्टम क्या है, आपकी उपलब्धि क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। भूपेंद्र जी 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए सर। सर 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए। तुम इस तरह की बात करते हो, पूरे बिहार की सर समय हो रहा है, मेरे पास समय का अभाव है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए। गाली सुनवाता है, ताजिया पूछ करके जदुवंश को जो है मरवाता है। कौन मरवाया मोतिहारी के अंदर? अरे आपको मुबारक हिंदू मुसलमान की राजनीति, भाजपा को मुबारक हिंदू मुसलमान की राजनीति, राजनीति भाजपा को मुबारक हिंदू मुसलमान की। अरे बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए, यही कर सकते हो। अरे तुम संघी मानसिकता के हो, तुम संघी मानसिकता के हिंदू मुसलमान कर सकते हो, आप यही कर सकते हैं। दीवार मुल्ला गाय खाने वाला क्या बात करोगे तुम? गाय पालने वाले के सामने तुम बात करोगे? भूपेंद्र जी नहीं भूपेंद्र जी, गलत शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते सर। सर गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते सर। देखिए जनता भी सुन रही है आपको
और सर आपकी भाषा भी सुन रही है। सर मैं आप दोनों को बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जनता भी सुन रही है आप दोनों को। सर थोड़ी सी तो शर्म कर लीजिए, आप लोग प्रवक्ता है, अपनी अपनी पार्टी को आप लोग जनता के सामने रख रहे हैं। सर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो सर मैं डिबेट कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। भूपेंद्र जी कृपया करके सर ऐसे शब्दों का चयन दोबारा ना करें। बदतमीजी मत करिए। अरे सर कहाँ काटोगे बताओ ना, सर कहाँ काटोगे बताओ। भूपेंद्र जी आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सर मैं आपको बार बार रोक रही हूँ। अरे हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाने वाले, अरे आतंकी बताओ कहाँ मेरा सर काटोगे, कहाँ सर काटोगे मेरा, बताओ ना मेरा सर कहाँ काटोगे। मुसलमान दिख गया अंदर का कीड़ा जग गया, मुसलमान दिख गया अंदर का कीड़ा जग गया। हाँ मुसलमान को देख के हिंदू मुसलमान और बात करते हो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति की। यही है संस्कृति। देश में दंगा लगाओगे, देश में दंगा भड़काओगे और चुनाव जीतोगे। हिंदू मुसलमान को लड़ा के चुनावी सभा में जीतोगे। गद्दी सभा दिख रहा, किस तरह से बेतुकी बात करते हो, बेहुदा की तरह बात करते हो। बेतुकी आप बात कर रहे हैं, बेतुकी और बेहुदा बात आप कर रहे हैं। आप कर रहे हैं बात बेतुकी और बेहुदा। हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, प्रदेश में झगड़ा लगाना चाहते हैं, दंगा करवाना चाहते हैं, एक मुसलमान का अपशब्द मचना चाहते हैं। आपकी मंशा यही है कि पूरे मुसलमानों का सर काट दिया जाए। ये है आपकी असली मानसिकता, यही है आपकी असली मानसिकता और यही है सच्चाई। हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हो और राजनीतिक रोटियां फेंकते हो, देश के लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाते हो, देश के लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाते हो और राजनीतिक गद्दी पे बैठना चाहते हो। उपलब्धियां बताओ, आप उपलब्धियां बताओ, आप अपना काम बताओ। आपने बिहार में क्या किया 20 सालों में? आप इतने पीछे क्यों है बिहार की जनता? प्रति व्यक्ति आय क्यों कम है, निवेश क्यों कम है, एनसीआरबी का डेटा में क्या क्राइम क्यों बढ़ा है, नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में महिलाएं एनेमिक क्यों है, यहाँ शराबबंदी के बाद विधानसभा के बाहर बोतलें क्यों मिल जाती है, विधान परिषद के बाहर बोतलें क्यों मिलती है, नीट का पेपर क्यों लीक होता है, उसकी बीपीएससी का पेपर क्यों लीक होता है, पुल पुलिया क्यों गिर जाते हैं, शराब कितने 1000 लाख करोड़ जो है वो शराब पी जाता है चूहा। ये सब पे बात करिए ये सब पे बात करिए ना। पलायन क्यों है, 5 करोड़ पलायन क्यों है, इससे बात करिए। आप हिंदू मुसलमान करिएगा, हिंदू मुसलमान बस हिंदू मुसलमान करके गद्दी पे बैठिएगा, देश में दंगा लगाइएगा, देश में दंगा भड़काइएगा, हिंदू मुसलमान करिएगा, मुसलमान पर गला काटिएगा, मुसलमान पर गला काटिएगा। आपको प्रदेश की जनता छोड़ देगी, आपको छोड़ देगी प्रदेश की जनता। मुसलमान को मुल्ला कहोगे, मुसलमान को मुल्ला कहोगे, 2 शब्द प्यार के नहीं बोल सकते हो, 2 शब्द प्यार के नहीं बोल सकते हो, मुसलमान को मुल्ला कहते हो। ये कौन सी मानसिकता है, ये कौन सी मानसिकता है? मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत क्यों है, मुसलमानों से इतनी घृणा क्यों है, क्यों है मुसलमानों से इतनी घृणा, क्यों है मुसलमानों से इतनी घृणा? अरे बताओ ना क्यों, कब काटोगे गला, कब काटोगे गला? अरे लालू यादव मसीहा है, इस प्रदेश का मसीहा है, लालू यादव को गाली देते हो आप, लालू यादव को गाली देते हो। सर अगर आप दोनों को शांति मिल गई हो, एक दूसरे से जी भर के लड़के, सर समय तो खराब कर दिया आपने, आप दोनों लोगों ने समय खराब कर दिया, जनता का भी मेरा भी, क्योंकि सर मैं दोनों लोगों को बोल बोल कर थक गई, लेकिन आप दोनों में से कोई रुकने को तैयार नहीं है। एक दूसरे पर इस तरीके से घृणित शब्दों का इस्तेमाल सर आप लोग कर रहे हैं, पार्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं। सर आप प्रवक्ता के तौर पर बैठ करके पार्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं। जब आपसे किसी मुद्दे को लेकर के डिस्कशन करने की बात की जाती है, डिस्कशन से इतर होकर के एक दूसरे पर न जाने क्यों आप कभी तंज कसना शुरू कर देते हैं, व्यंग्यात्मक तौर पर एक दूसरे पर छींटा कसी तक करना शुरू कर देते हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं। सर आप दोनों का ऑडियो म्यूट है, आप चाहे जितनी मर्जी चिल्ला लीजिए, कोई बात नहीं है। सर मुझे नहीं लगता कि अब और ये डिबेट कंटिन्यू हो पाएगी, क्योंकि आप दोनों शांत नहीं हो सकते हैं, इस मुद्दे को और आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है सर, भूपेंद्र जी और आरजू खान जी, आप लोगों का ऑडियो म्यूट हो चुका है, जनता नहीं सुन रही अब आपको, शांत हो जाइए दोनों लोग। तो फिलहाल हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे दर्शकों से भी कि आपने अभी देखा भी कि किस तरीके से जब भी आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, कई ऐसे सवाल उठते हैं। सत्ता पक्ष अगर
सत्ता में बैठा है तो उनसे सवाल होना लाजमी हो जाता है, उनसे सवाल पूछे भी गए हैं, लेकिन विपक्ष से भी सवाल पूछे जाते हैं। और ऐसे में अगर दोनों आपस में इस तरीके से गुत्थम गुत्थी करेंगे या फिर एक दूसरे के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि जनता की आवाज या जनता के मुद्दों को कौन उठाएगा या कौन सुनेगा और इसका जवाब कौन देगा, क्योंकि ये दोनों आपस में ही इस वक्त भिड़ रहे हैं। फिलहाल आप ये खुद तय कीजिए कि अब आने वाले ये सरकार किसके बिहार में होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। बहुत जल्द विधानसभा चुनाव है और आपके पास मताधिकार का अधिकार है। हमारे साथ आरजू खान जी प्रवक्ता आरजेडी से जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। कुणाल किशोर जी प्रवक्ता जेडीयू से जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका भी सर। भूपेंद्र यादव प्रवक्ता हमारे साथ बीजेपी से जुड़े, आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि चर्चा का निष्कर्ष नहीं निकल पाया क्योंकि दो पार्टी के प्रवक्ता अपनी पार्टी की छवि को किस तरह राष्ट्रीय मीडिया के सामने रख रहे हैं यह आप सभी ने देखा है। बहरहाल इसी के साथ यहां हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।